नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री के इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे रासायनिक बलगति की या केमिकल काइनेटिक्स की। ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और आसान है, इसलिए आरंभ इसी से करते हैं हम प्राय, तो ताकि बच्चों को ये पढ़ने में सहूलियत रहे। तो रासायनिक बलगति की या केमिकल काइनेटिक्स ये होती क्या है और इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया की गति तथा उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की गति तथा उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों का, ये नाम रासायनिक बलगतिकी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक गतिकी, रसायनों का या अभिक्रियाओं की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। और बल, और लिखा है बल मतलब वो कारक जिनसे ये गतिकी जो है वो प्रभावित होती है। तो गतिकी, रसायनों की गतिकी, अब रसायन तो चलेंगे नहीं, क्या चलेगा उसमें? अभिक्रियाएं होंगी, क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो उन अभिक्रियाओं की गति के बारे में पढ़ेंगे और उस गति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यही परिभाषा होगी रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया की गति तथा उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। बलगतिकी के अध्ययन से किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि बलगतिकी पढ़ क्यों रहे हैं? तो उसका ये जवाब है कि बलगतिकी जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है, काइनेटिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की मैकेनिज्म, क्रियाविधि वो ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने में बलगतिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी सहायता से विभिन्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात की जाती है। अब बलगतिकी पढ़ने के लिए कुछ पद हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिनके द्वारा हम ये अभिक्रियाओं की बलगतिकी पढ़ेंगे। तो उनमें से पहला पद है अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया का वेग। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब जो अभिक्रिया में भाग लेने वाली चीजें हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्पाद हैं, उन अभिकारकों की जो सांद्रता में परिवर्तन है वो किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यही अभिक्रिया का वेग होती है। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग को, इस दर को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अलग दूसरे शब्दों में कहें तो दर क्या चीज होती है, किसी चीज की रेट क्या होती है? इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसी इकाई यूनिट को, इकाई किसी चीज की इकाई का जो रेट है वो अब उसकी दर कहलाती है। जैसे बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसकी दर, हम रेट पूछते हैं कि भाई इसकी रेट क्या है, तो क्या बताते हैं? जैसे आप आलू खरीद के लाए तो 1 किलो आलू कितने के हैं, तो इकाई वजन आपने देखा। उसी तरीके से इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर कहे या इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को
अभिक्रिया का वेग ये कहलाता है। अब अभिकारक या तो क्रियाकारक हो सकते हैं या उत्पाद भी हो सकते हैं, क्रियाफल भी हो सकते हैं। तो अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता तो घटती जाती है तथा क्रियाफलों या उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है ना। क्रियाकारक तो खर्च होते जाएंगे और उत्पाद जो है वो बनते जाएंगे। तो इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसको ऐसे शो करते हैं, एक ग्राफ खींचे सांद्रता और समय में। ध्यान रखें इस पूरे यूनिट में या आगे भी हमेशा समय जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे और सांद्रता जो है वो वाई अक्ष पे लिया जाएगा हमेशा, है ना। तो याद रखना कि समय हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। तो क्रियाकारक, आरंभ में कुछ क्रियाकारकों की सांद्रता होगी और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी समय के साथ वैसे वैसे क्रियाकारकों की सांद्रता घटती चली जाएगी। इसी तरीके से शुरुआत में उत्पाद होंगे नहीं, आरंभ में शून्य समय पर उत्पाद होंगे नहीं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये उत्पाद जो है वो बनते चले जाएंगे, तो इनकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। ये हमने ये दिखाया कि क्रियाकारकों की सांद्रता तो निरंतर घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रता निरंतर बढ़ती चली जाती है। अब मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आप जानते हैं परिवर्तन को दर्शाता है, तो डेल्टा सी मतलब सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी मतलब समय में परिवर्तन। तो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन जो है वो अभिक्रिया का वेग हो गया। स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती है डेल्टा सी के, है ना। तो जैसे इसमें दिख रहा है अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब चूंकि अभिकारकों की सांद्रता तो घटती है, अभी अपन ने देखा इस ग्राफ में कि सांद्रता लगातार घटती चली जा रही है, तो अभिकारकों की सांद्रता तो निरंतर घटती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी निरंतर घटता जाता है। अब चूंकि अभिक्रिया हम कह रहे हैं अभिक्रिया वेग समानुपाती है किसके, सांद्रता में परिवर्तन के, और सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो जब सांद्रता घट रही है तो अभिक्रिया का वेग भी निरंतर घटता चला जाएगा। यही लिखा है अपन कि चूंकि अभिकारकों की सांद्रता निरंतर घटती जाती है अतः अभिक्रिया का वेग भी निरंतर घटता जाता है, किंतु कभी शून्य नहीं होता। अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता। इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। अभिक्रिया का वेग और समय में ग्राफ खींचें तो ये समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग कम होता जा रहा है, और लेकिन ये यहाँ कभी इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा नहीं। ये समय वाला जो अक्ष है इस पर ये वक्र आके कभी मिलेगा नहीं। मतलब अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता। जब कभी शून्य नहीं होता तो फिर क्या होता है, इतना कम हो जाता है अभिक्रिया का वेग कि जो मेजरेबल नहीं होता, उसको अपन नाप नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये समय के साथ साथ निरंतर ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के समानांतर ये चीज चलती जाती है। अभिक्रिया वेग कभी शून्य नहीं होता है। अब अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा क्रियाकारकों की सांद्रता निरंतर परिवर्तित होती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी लगातार बदलता जाता है। अभी हमने देखा यहाँ कि क्रियाकारकों की सांद्रता निरंतर समय बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। तो समय बढ़ने के साथ साथ चूंकि क्रियाकारकों की सांद्रता निरंतर घटती चली जा रही है, परिवर्तनशील है, अतः अभिक्रिया का वेग भी निरंतर परिवर्तनशील है। अब जब अभिक्रिया का वेग लगातार बदलता जाएगा तो इससे क्या हुआ, इससे विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया का वेग उत्पन्न हो गए। अतः इनको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग चूंकि क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा क्रियाकारकों की सांद्रता निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी लगातार बदलता रहता है। अतः अभिक्रिया का वेग कई प्रकार के, अभिक्रिया के वेग कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 या पहला औसत वेग। किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। जो अभी ऊपर अपन ने ये जो वेग लिखे हैं
अभी ये जो वेग लिखे हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और ये सब, ये सारे औसत वेग है ना। तो किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में हुए सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। इसको न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। अब ताक्षणिक, ये तो औसत वेग रहा। दूसरा ताक्षणिक वेग, किसी निश्चित समय किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब ये जो औसत वेग है ये तो एवरेज है, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक समय पे के अभिक्रिया आरंभ होने के चौथे सेकंड पे अभिक्रिया का वेग क्या था, तो इस तरीके का अगर वेग चाहिए तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसी निश्चित समय किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। इसे सांद्रता समय वक्र में उस क्षण पर स्पर्श रेखा खींचकर निकाला जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये जो कर्व खींचा हमने किसमें, सांद्रता और समय में। सांद्रता समय में ये वक्र है, क्रिया कारकों की सांद्रता निरंतर घटती जा रही है ये, और इसमें मान लो हमें इस सेकंड पे हमें चाहिए, तो इस सेकंड पे इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसके ढाल से जो है हम अभिक्रिया का जो है वो वेग निकाल देंगे, और ये जो वेग होगा ये वेग ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो स्पर्श रेखा का ढाल उस क्षण अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग को प्रकट करता है। सांद्रता समय में वक्र खींचेंगे और इस वक्र में जिस सेकंड पर जिस क्षण हमें वेग ज्ञात करना है उस क्षण पे स्पर्श रेखा खींच के और उसके ढाल से इस अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर लेंगे। तो ढाल, इसका ढाल क्या होता है, ढाल बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इस समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार। अब देखो आप लंब बटे आधार क्या हो रहा है, लंब बटे आधार है सांद्रता बटे समय। लंब अक्ष पे क्या चीज है, यहाँ पे सांद्रता है और इस पे समय है, तो ये ताक्षणिक वेग क्या हो गया, dc अपॉन dt, सांद्रता बटे समय। अवकलन की भाषा में डिफरेंशिएशन में इसको कैसे लिखते हैं, ताक्षणिक वेग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस dc अपॉन dt। अब यहां ध्यान दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि ये जो समय का अंतराल है ये जो है वो बहुत सूक्ष्म हो गया। जैसे 1 से 2 सेकंड के बीच में तो पूरा 1 सेकंड है। अगर उसको हम कहने कि डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड हो गई, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि ये अंतराल बहुत कम है, बहुत माइक्रो सेकंड हो गया मान लो समय, तो डेल्टा टी इसको अवकलन में डिफरेंशिएशन में this can be represented as, this is represented as limit delta t tends to 0 plus minus dc upon dt। वैसे dc और dt और यहाँ पर डेल्टा c और डेल्टा t लिखते थे। डेल्टा c तो होता है एक एप्रिशिएबल चेंज के लिए और dc होता है सूक्ष्म चेंज के लिए, बहुत कम परिवर्तन के लिए। सूक्ष्म परिवर्तन को dc और इससे शो करते हैं। यहाँ प्लस माइनस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस माइनस क्या चीज है, यहाँ भी प्लस माइनस लिखा था। प्लस माइनस का मतलब है कि अगर क्रिया कारकों की सांद्रता की बात होगी तो ये प्लस होगा कि ये बढ़ती चली जाएगी, और अगर क्रिया फलों की या उत्पादों की बात होगी तो यह माइनस होगा। तो dc अपॉन dt, तो प्लस माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्रिया कारक और उत्पाद दोनों के पदों में दर्शाया गया है। तो ताक्षणिक वेग हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस dc अपॉन dt। तो पहला तो एवरेज रेट, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, और तीसरा जो पद है, जो वेग है वो है प्रारंभिक इनिशियल रेट। अभिक्रिया के आरंभ में जो वेग होता है, अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। बिल्कुल शुरुआत में जब अभिक्रिया हुई, तब शुरू हुई जब अभिक्रिया, उस समय इसका क्या वेग है वो उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है।
यह अधिकतम होता है। ऑब्वियसली you can imagine, because initially the concentration of the reactant is maximum, that's why this rate is maximum. So initial rate is always maximum. अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है तथा यह अधिकतम होता है, क्योंकि आरंभ में ही क्रिया कारकों की सांद्रता अधिकतम होती है। तो ये 3 प्रकार के वेग हुए, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनके वेगों को लिखा कैसे जाता है। जैसे ऊपर हमने देखा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, उसी हिसाब से इनके वेगों को लिखा जाए। जैसे कोई किसी काल्पनिक अभिक्रिया को ले, यहाँ पे आगे हमने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखा है कि अभिक्रिया के इनको कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है। किसी काल्पनिक अभिक्रिया को लें, a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है, तो अभिक्रिया का वेग अब क्रिया कारकों के पदों में भी दर्शाया जा सकता है और उत्पादों को भी, और किसी भी क्रिया कारक के पद में, है ना, किसी भी एक क्रिया कारक के पद में दर्शाया जा सकता है, किसी भी एक उत्पाद के पदों में इसको दर्शाया जा सकता है। तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ ये ए के पदों में इस अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित किया गया है। अब चूंकि क्रिया कारक है तो इसका वेग घटता चला जाएगा, इसलिए माइनस लिखा है। तो माइनस डी ओवर डी टी ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसी तरीके से बी के पदों में, दूसरे उत्पाद क्रिया कारक के पदों में दर्शाया जा सकता है, माइनस डी ओवर डी टी ऑफ बी। इसी पर अब ये उत्पादों के पदों में दर्शाया जा सकता है, प्लस डी ओवर डी टी ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसी तरीके से डी के पदों में प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो किसी भी क्रिया कारक या किसी भी उत्पाद के पदों में हम अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल हमें ध्यान रखना है कि क्रिया कारक है तो सांद्रता घटेगी, इसलिए माइनस लगाने हैं, और क्रिया फल है या उत्पाद है तो उसमें चूंकि उनकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा देना है हमें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी सी ए ओवर डी टी, कंसंट्रेशन ये ऐसे ब्रैकेट में लिखने की बजाय इसको सी ए भी लिख सकते हैं, इसको सी भी लिख सकते हैं, इसको सी सी और इसको सी डी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन हमें इस तरीके से लिख देनी है, या तो बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं या तो अपन सी ए और इसके पदों में लिख सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2a से b, दो तो क्रिया कारक हैं और दो क्रिया कारक टूट के और एक उत्पाद बना गए। इसका वेग कैसे लिखेंगे? इसका वेग लिखेंगे माइनस डी ओवर डी टी ऑफ ए का हाफ, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हरेक क्रिया कारक जो है, हरेक क्रिया कारक का एक एक अणु था, इसलिए उसमें यहां पे कोई आगे कोई पद नहीं आया। इस एग्जाम्पल में 2a जो है वो मिलके एक बी बना रहे हैं, दो क्रिया कारक के अणु मिलके एक उत्पाद का अणु बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा क्रिया कारक का अणु जो है, इसकी आधी सांद्रता और इसका एक, इसकी जो घटने की दर होगी वो आधी होगी, ठीक है ना। इसके दो अणु मिलके, दो अणु इसके खर्च हो रहे हैं और तब इसका एक अणु बन रहा है। इसका मतलब इसके घटने की दर डबल है, दो ए मिलके एक बी बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ए के घटने की दर तो डबल है और बी के घटने की दर की तुलना में। तो इसलिए अगर ए के घटने की दर को आधा कर दे तब वो बी के बनने की दर के बराबर होगी। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? जो आगे जो टर्म है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ मतलब ए के घटने की दर आधी, वो किसके बराबर होगी? बी के बनने की दर के।
यहां से अगर अगर ये ए से बी बन रहा होता, उस समय डी ओवर डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ बी होता, है ना। ए के घटने की दर बी के घटने बढ़ने की दर के बराबर होती, परंतु यहां पे हम देख रहे हैं कि ए के घटने की दर बी के बढ़ने की दर के बराबर नहीं है। ए के घटने की दर डबल है, इसलिए अगर उसका आधा कर देंगे तब उसको बी के बढ़ने की दर के बराबर होगी, और वही अभिक्रिया का वेग होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। सामान्य तौर पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कोई सामान्य अभिक्रिया ए प्लस बी से एल प्लस एम बन गया ये कोई, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, वेग इज इक्वल टू -1/a डी ओवर डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू -1/b डी ओवर डी टी ऑफ बी इज इक्वल टू +1/l डी एल ओवर डी टी प्लस 1/m डी एम ओवर डी टी। तो ये सामान्यतः इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये जो दो अभिक्रियाएं हैं इनके वेगों को आप क्रिया कारकों के पदों में और क्रियाफलों के पदों में यहाँ पे स्वयं लिखेंगे। इसमें इसका ध्यान रखना है कि कितने अणु किसके यहाँ पे लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से उनको ये लिखने में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने हमेशा ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन पद देखा है, तो अगर क्रियाकारक या उत्पाद गैस हो तो गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाबों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर क्रियाकारक उत्पाद गैस हो तो सांद्रता से प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो सांद्रता से प्रदर्शित न करके गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाबों का दाब का प्रयोग किया जाता है। आंशिक दाब किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि पूरे पात्र में जितनी भी गैसें होंगी कुल दाब उन सब दाबों के योग के बराबर होगा। अतः किसी एक गैस के दाब की बात करेंगे तो उसको हमेशा आंशिक दाब ही कहेंगे, क्योंकि सारी गैसों के दाबों का योग उसका कुल दाब होता है। तो ये अभिक्रिया है 2N2O5 से 4NO2 प्लस O2, ये दो गैस बन रही है, ये सारी गैसीय अवस्था है। तो इसमें पूरा इस जिस पात्र में ये तीनों गैसें होंगी उसका कुल दाब और इसमें इन अलग अलग गैसों का जो योगदान है वो उनका आंशिक दाब कहलाएगा। तो इनमें अभिक्रिया का वेग आंशिक दाब के पदों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1/2 डी ओवर डी टी ऑफ पी N2O5 इज इक्वल टू 1/4 डी ओवर डी टी ऑफ पी NO2 प्लस डी ओवर डी टी ऑफ इज इक्वल टू प्लस डी ओवर डी टी ऑफ PO2, जहाँ पर PN2O5 PNO2 और PO2 क्रमशः N2O5 NO2 व O2 के आंशिक दाब है। तो गैसीय अभिक्रियाओं में सांद्रता पदों के स्थान पर आंशिक दाबों का प्रयोग किया जाता है। अब यहां हमने देखा कि अभिक्रिया के वेग को या तो सांद्रता के पदों में दिखा रहे हैं या आंशिक दाबों गैस के केस में सांद्रता के स्थान पर दाब हमने प्रयोग किया, परंतु ऐसा नहीं है कि हमेशा अभिक्रिया का वेग इन्हीं दो पदों में या सांद्रता और इसमें ही प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी दूसरे गुण के द्वारा भी अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सांद्रता के अतिरिक्त अभिक्रिया के वेग को अन्य गुणों में परिवर्तन से भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे श्यानता, पीएच, विद्युत चालन आदि। ये अलग अलग तरीके की जो अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया में अगर सांद्रता ज्यादा है और समय के साथ साथ अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ रही है श्यानता कम होती जा रही है, तो उसकी विस्कोसिटी में जो परिवर्तन है उससे भी हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो श्यानता परिवर्तन की दर, पीएच परिवर्तन की दर या किसी की चालकता परिवर्तन की दर, इन गुणों के आधार पर भी वेग अभिक्रिया का वेग को ज्ञात किया जा सकता है। तो सांद्रता पर सामान्यतः जो हम पूरी उसमें काइनेटिक्स में जो पढ़ते हैं सबसे आसान क्या होता है, सांद्रता के पदों में इसको प्रदर्शित करना, लेकिन कई केसों में इस तरीके से भी दूसरे गुणों के परिवर्तन से भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है। तो आज
के व्याख्यान में हमने ये पढ़ा कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, रासायनिक बलगतिकी किसको कहते हैं, और रासायनिक बलगतिकी जो है पढ़ने की आवश्यकता क्या है। फिर रासायनिक बलगतिकी पढ़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो टर्म है वो हमने देखे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। फिर अभिक्रिया का वेग क्योंकि परिवर्तनशील चीज है, वो समय के साथ परिवर्तित होता है, अतः 3 प्रकार के अभिक्रिया के वेग हमने देखे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट, औसत वेग, ताक्षणिक वेग तथा प्रारंभिक वेग। फिर अभिक्रिया के वेग को लिखने का तरीका देखा कि अलग अलग अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये देखा। और उसके बाद ये बताया कि अभिक्रिया के वेग को न सिर्फ सांद्रता के पदों में बल्कि गैसीय अभिक्रियाओं में आंशिक दाबों के पदों में बल्कि और अन्य गुणों के द्वारा भी अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित किया जा सकता है। थैंक यू।